नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फोटॉन्स एंड अदर बोसॉन्स। फोटोन भी हमारे पास एक बोसॉन्स ही है वैसे, लेकिन फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो हमारे पास जीरो होता है। जब फोटोन अगर हम रेस्ट में उसको देख रहे हैं तो उसका मास जो है जीरो होता है, लेकिन मूविंग फोटोन का मास हमारे पास जो है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन जो दूसरे बोसॉन्स हैं उनका कुछ रेस्ट मास हमारे पास होता है। और अगर हम मान लो जैसे हम कोई सिस्टम लेते हैं, विच सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ फोटॉन्स, और जो हमारे पास फोटोन है वो फोटोन जब वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो कंटेनर की वॉल को साथ कोलाइड करने के बाद हो सकता है कि दो फोटोन आपके ऑब्जर्व हो जाएं और उनके बदले में यहाँ पे एक सिंगल फोटोन आपका एमिट हो। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इक्विवेलेंट एनर्जी का एक सिंगल फोटोन हमारे पास एमिट होता है और दो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो हमारे पास जो है कांस्टेंट नहीं रहते, तो समीशन ऑफ आई डी एन आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम क्या बोलते हैं, देयर इज ए चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल, change in number of particle is non-zero, and so the alpha into dni is equal to 0. In that case we can say that dni is not equal to 0, so alpha must be 0. तो यहाँ पे जो हमारे पास थ्री बेसिक अप्रोच होती है, उन थ्री बेसिक अप्रोच में अल्फा डी एन आई इक्वल टू जीरो हमारे पास होता है। तो डी एन आई तो इस केस में जीरो हो नहीं सकता, तो अल्फा मस्ट बी जीरो। और नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास फोटोन और बोसोन के बीच में, कि जो फोटोन होता है हमारे पास, फोटोन की पोलराइजेशन दो तरह से हमारे पास होती है। एक हमारे पास लेफ्ट हैंडेड पोलराइज्ड फोटोन होता है और एक हमारे पास जो है राइट हैंडेड पोलराइज्ड फोटोन होता है। और अगर हम फेज स्पेस वॉल्यूम की बात यहाँ पे करें तो हम क्या बोलेंगे कि जो वॉल्यूम स्पेस है वो यहाँ पे फोटोन्स के केस में हमारे पास जो डबल हो जाता है, क्योंकि एक जो वॉल्यूम स्पेस है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर दी लेफ्ट हैंडेड पोलराइज्ड फोटॉन्स, और एक जो वॉल्यूम स्पेस है वो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है फॉर दी राइट हैंडेड पोलराइज्ड फोटॉन्स। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के केस में किस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो इस को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एमिट करने के लिए हम एक कार्बन ट्यूब यहाँ पे लेते हैं और उस कार्बन ट्यूब को हम हीट करते हैं। तो कार्बन ट्यूब जब हीट होती है तो वहाँ से हमारे पास रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन निकलती है, जो कि हम सोर्स एस जिसको कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस सोर्स से हमारे पास रेडिएशन निकलती है, लेकिन वो यहाँ से डाइवर्ज होके रेडिएशन निकलती है और फिर हम यहाँ पे एक स्लिट यूज कर देते हैं सोर्स के नीचे, और इस स्लिट से लाइट जो हमारे पास रेडिएशन है वो जाने के बाद हम यहाँ पे एक मिरर M1 कंसीडर करते हैं, जो कि इन बोथ रेज को पैरेलल कर देता है। तो M1 से पास होने के बाद जो दोनों थर्मल रेडिएशन हैं या रेज हैं वो हमारी पैरेलल हो जाती है, और उसके बाद ये फ्लोरोस स्पार्क प्रिज्म हम यहाँ पे रखते हैं। तो फ्लोरोस्पार्क प्रिज्म हमारे पास एक ऐसा प्रिज्म होता है जो कि कैल्शियम डाइक्लोराइड से हमारे पास बना होता है, और वो एक सिमेट्रिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उस प्रिज्म की हमारे पास होती है। तो सिमेट्रिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने की वजह से जो रेडिएशन हमारे पास निकलती है उनको हम बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो प्रिज्म से डाइवर्ज होने के बाद जो हमारे पास दोनों रेज हैं वो
मिरर M2 के ऊपर हमारे पास पड़ती है, जो कि अगेन एक कनकेव मिरर होता है, और वो क्या करता है, दोनों पैरेलल रेज को एक जगह जाके डाइवर्स कर देता है। तो वहाँ पे हम जो है एक बोलोमीटर रखते हैं, जहाँ पे ये दोनों रेज हमारी जो है डाइवर्ज होती हैं एक सिंगल पॉइंट पे। वहाँ पे हम जो है एक बोलोमीटर रखते हैं, और बोलोमीटर हमें बोलोमीटर की हेल्प से हम यहाँ पे जो है इन रेडिएशंस को जो है स्टडी कर सकते हैं। इनकी जो एनर्जी है, या इनकी अ, जो हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ है, उनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो बोलो का मतलब हमारे पास जो है एक तरह से रे से होता है, जो हमारे पास यहाँ पे थर्मल रेडिएशन की रे है, तो उसको मेजर करने का बोलोमीटर जो है काम करता है। हम यहाँ पे क्या कर देखते हैं कि जैसे जैसे हम प्रिज्म को रोटेट करते जाते हैं, तो इन रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास चेंज होती है। तो विद द रोटेशन ऑफ द प्रिज्म, wavelength of these radiation will change, and so energy of these radiation will change। और उस एनर्जी को हम यहाँ पे जो है स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो है रेडिएशंस की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है कितनी हमारे पास होगी विद द चेंज इन वेवलेंथ। फिर उसके बाद हम वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे जैसे हम प्रिज्म रोटेट करेंगे, तो वेवलेंथ हमारे पास जो चेंज होती जाएगी, और हम जो है कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी यहाँ पे उस रेडिएशन की यहाँ पे देखते जाते हैं। तो वेवलेंथ चेंज करेंगे, एनर्जी देखेंगे, वेवलेंथ चेंज करेंगे, एनर्जी देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हमारे पास जो है एनर्जी हमें यहाँ पे थर्मल रेडिएशन की मैक्सिमम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया होता है कि एक टेम्परेचर फिक्स रखा होता है। तो यहाँ पे जो हम रेडिएशन ब्लैक बॉडी से यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हमने एक फिक्स वैल्यू पे रखा होता है। जैसे मान लो हमारे पास T1 पे हमने रखा हुआ है, तो T1 पे जो रेडिएशन हमारे पास निकलेगी, प्रिज्म को हम रोटेट करेंगे, और वेवलेंथ हम चेंज करेंगे। प्रिज्म को रोटेट करने से वेवलेंथ हमारे पास चेंज होगी, और हम अलग अलग रोटेशन पे, अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग एनर्जी यहाँ पे देखेंगे। तो उससे हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ हमारे पास था जब हमने टेम्परेचर T1 जो है ब्लैक बॉडी का यहाँ पे रखा था। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे, और उस टेम्परेचर को हम T2 यहाँ पे रख लेंगे। तो T2 टेम्परेचर पे भी हम सेम कर्व यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो T2 के लिए अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो यहाँ पे पीक हमारे पास T2 के केस में आएगी, वो हमारे पास लैम्डा एम T1 से थोड़ा पहले हमारे पास आएगी, मतलब कम लैम्डा एम पे हमारे पास आएगी। और उसी तरह से T3 जो हायर टेम्परेचर है, उस पे जो लैम्डा एम की वैल्यू होगी, वो भी हमारे पास और लोअर साइड को आएगी। और जो हमारे पास T4 के लिए हमारे पास जो पीक वैल्यू आएगी, वो हमारे पास वो और ही कम वैल्यू लैम्डा उसके लिए आएगी, लैम्डा एम और भी उसके लिए कम आएगा, मतलब पीक वैल्यू उसके लिए और भी कम आएगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलें कि T4 इज ग्रेटर देन T2, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो मतलब T4 जो सबसे ज़्यादा है, उसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू हमारे पास जो है सबसे कम आएगी, और जो T1 सबसे कम है, उसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास आएगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो लैम्डा एम है हमारे पास, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो लैम्डा एम की वैल्यू कम होगी। अगर टेम्परेचर कम होगा, तो लैम्डा एम की वैल्यू हमारे पास जो है ज़्यादा होगी। तो T1 हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए लैम्डा एम, सॉरी, T1 हमारे पास कम है, लैम्डा एम की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन T2 के केस में T2 हमारे पास ज़्यादा है, तो लैम्डा एम की वैल्यू कम होती जाएगी। तो T4 सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसके लिए लैम्डा एम की वैल्यू सबसे कम होगी।
तो इसी के बेस पे हम बोल रहे हैं कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो फिर हम यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि लैम्डा एम इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/t, या टी को भी हम लेफ्ट साइड में ले जाएं तो हम बोलेंगे लैम्डा इज एम इंटू टी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी यहाँ पे बोलते हैं। जो लैम्डा एम इंटू टी है इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये हम आगे भी इसको जो है स्टडी। और फिर हम अगर वेवलेंथ टी लैम्डा के लिए एनर्जी अगर हम कंसीडर करें तो हम इस केस में बोलेंगे कि मान लो जो डी लैम्डा के लिए एनर्जी होगी दैट विल बी ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ के लिए अगर एनर्जी ई लैम्डा है तो डी लैम्डा के लिए एनर्जी हमारे पास जो ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा हमारे पास होगी। तो डी लैम्डा एक वेवलेंथ का स्मॉल इंटरवल है, तो डी लैम्डा वेवलेंथ इंटरवल में जो हमारे पास थर्मल रेडिएशन की जो एनर्जी होगी दैट विल बी ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। लेकिन अगर हम पूरे ही इस कर्व के लिए यहाँ पे एनर्जी अगर हमने लेनी है, या दो डिफरेंट वेवलेंथ के बीच में हमने एनर्जी लेनी है, तो वो हमारे पास रहेगी लैम्डा 1 टू लैम्डा 2 ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। तो एनर्जी बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 वेवलेंथ विल बी लैम्डा 1 इंटीग्रल और लैम्डा 1 लैम्डा 2 ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें इस पूरे ही कर्व के अंडर हमारे पास जो है कितनी एनर्जी रहेगी दैट इज इन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी इस केस में 0 टू इन्फिनिटी ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा हमारे पास होगी, जो कि एरिया अंडर द कर्व भी हमारे पास जो है इस केस में टोटल एनर्जी हमारे पास होगी। तो मतलब सम ऑफ द ऑल द इंटरवल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए हम लैम्डा 1 शुरू में भी ले सकते हैं और लास्ट में भी ले सकते हैं। तो लास्ट में आएगा लैम्डा 2 होगा, शुरू में लैम्डा 1 होगा। तो टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज लैम्डा 1 टू लैम्डा 2 ई लैम्डा डी लैम्डा इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर इन द। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास समीशन ऑफ आई को टू 1 टू के है डी एन आई इट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एन आई कॉन्स्टेंट नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब एन आई वेरिएबल है, तो इसलिए चेंज इन एन आई डी एन आई विल बी नॉन जीरो। एन आई जीरो नहीं है, लेकिन इसमें जो चेंज होगा डी एन आई दैट विल बी नॉन जीरो। एन आई हमारे पास जो एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो ऐसा हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्थिति के केस में बोला था। लेकिन अगर इस केस में फोटोन हमारे जो कॉन्स्टेंट रहते हैं, इस केस में हम बोलेंगे कि डी एन आई विल नॉट बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो हम बेसिक अप्रोच 3 बेसिक अप्रोच कंसीडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये बोलते थे कि हमारे पास जो अल्फा इंटू डी एन आई समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू के इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डी एन आई हमारा 0 नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं दैट कैन वेरी इनसाइड द सिस्टम, सो अल्फा शुड बी 0 फॉर दिस इक्वेशन। तो इसलिए ये जो हमारे पास कंडीशन थी, इसको फुलफिल करने के लिए अगर डी एन आई हमारे पास 0 नहीं है तो अल्फा हमारे पास जो 0 होगा। तो अगर अल्फा हमारे पास 0 होगा तो इस केस में यहाँ पे जो हमने इक्वेशन दी हुई है, जो कि हमारे पास बोस-आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है,
यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें 0 लेनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको 0 लेते हैं तो ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है एन यू डी यू, इट विल बिकम जी यू डिवाइडेड बाय ई रेज पावर u by kt माइनस ऑफ 1 इंटू डी यू, बिकॉज ई रेज पावर अल्फा मतलब ई रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है। और हमें पता है कि जो एनर्जी है वो हम U इक्वल टू एच न्यू के बराबर भी यहाँ पे लिखते हैं। जब हम एनर्जी E लेते हैं तो उसको हम E इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एनर्जी U ली है तो इसलिए हम U इक्वल टू एच न्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो इसलिए ये जो हमने एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये वाला, इसको हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो इसलिए जो नोटेशन यहाँ पे हमने एन न्यू दी हुई है, इस नोटेशन को हम एन न्यू कर देंगे क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। और यहाँ पे ये हमारे पास जो जी न्यू बन जाएगा और बटे में ई रेज पावर यू बाई के टी, लेकिन यू हमारे पास यहाँ पे एच न्यू है तो यहाँ पे यू की जगह एच न्यू हमारे पास आएगा और डिवाइडेड बाय के टी और माइनस 1 और यहाँ पे जो है हमारे पास डी न्यू। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये इसको हम क्या कहेंगे कि एन न्यू डी न्यू आर द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल डी न्यू and that is equal to g nu divided by e raised to power h nu by kt minus 1 into d nu। और हमें पता है कि जो g नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स इन द इंटरवल बिटवीन p एंड p प्लस dp हमारे पास होते हैं, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया हुआ है कि हमारे पास जो gp dp हमारे पास होता है वो 4 पाई v t स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच नॉट का क्यूब इंटू dp हमारे पास होता है। तो gp dp की जरूरत हमें कहाँ पे पड़ेगी, जहाँ पे हमने ऊपर g न्यू d न्यू लिखा हुआ है उस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे बात करें तो हमें पता है कि जो बोस-आयन स्टैटिस्टिक्स है वो एक क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हम फेज स्पेस सेल का साइज h क्यूब लेते हैं और h नॉट क्यूब नहीं हमारे पास होता। तो इसलिए हमारे पास इस केस में जो gp dp है दैट कैन बी रिटन एज 4 पाई v and p square divided by h cube into dp। तो h नॉट क्यूब लेने के बजाय हम यहाँ पे h क्यूब लेते हैं क्योंकि बोस-आयन स्टैटिस्टिक्स एक क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे। और एक और चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी कि यहाँ पे जो फोटोन्स हैं, फोटोन्स का जो सिस्टम है उस सिस्टम में दो तरह के फोटोन होते हैं, एक की लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन होती है, एक की राइट हैंडेड पोलराइजेशन होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमारे पास डबल हो जाता है। एक जो वॉल्यूम हम लेते हैं वो लेफ्ट हैंडेड फोटोन्स के लिए लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड पोलराइज्ड फोटोन के लिए लेते हैं, और एक जो वॉल्यूम है वो हम राइट हैंडेड पोलराइज्ड फोटोन के लिए यहाँ पे लेते हैं। तो इसलिए वॉल्यूम बी लेने के बजाय हमारे पास जो वॉल्यूम डबल हो जाता है। तो इसको हमने लास्ट आर्टिकल में भी वहाँ पे डिस्कस किया था। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारे पास जो v है, v के बजाय यहाँ पे 2v हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे v के बजाय हमें यहाँ पे 2v देना पड़ेगा। तो इसलिए gp dt विल बी इक्वल टू 8 पाई v p स्क्वायर बाई h क्यूब
इंटू डी पी हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारे पास मोमेंटम की फॉर्म में ये ला है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ कि नंबर ऑफ द फेज सेल इन द इंटरवल dp आर इक्वल टू दिस। लेकिन यहाँ पे हमें जो g न्यू d न्यू चाहिए वो फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे ये मोमेंटम की फॉर्म में है, ये gp dp है, हमें यहाँ पे g न्यू d न्यू चाहिए। तो इसलिए ये जो gp dp यहाँ पे आया हुआ है इसको हमें g न्यू d न्यू की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है कि मोमेंटम जो फोटोन का मोमेंटम होता है वो p इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाय c हमारे पास जो है फोटोन का मोमेंटम होता है। तो इसकी अगर हम यहाँ पे dp बाई d न्यू निकालें तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू न्यू अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो ये हमारे पास जो है h बाई सी राइट साइड में बचेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि डी पी विल बी इक्वल टू एच सी बाई डी न्यू। तो डी पी हमारे पास जो है एच बाई सी इंटू डी न्यू यहाँ पे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो एक्सप्रेशन हमने राइट साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे डी पी की जगह हम जो है एच बाई सी डी न्यू करेंगे और p की जगह हम एच न्यू बाई सी करेंगे, क्योंकि p की वैल्यू एच न्यू बाई सी है और dp की वैल्यू, तो p की वैल्यू हम पुट करेंगे एच न्यू बाई सी और dp की वैल्यू हम पुट करेंगे एच बाई सी डी न्यू। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो जो हमारे पास जी लेफ्ट साइड है दैट कैन बी रिटन एज जी न्यू डी न्यू। तो यहाँ पे हमने dp की वैल्यू नहीं पुट की क्योंकि ये जस्ट एक नोटेशन है कि gp आर द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द dp इंटरवल। सो g न्यू विल बी द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द इंटरवल d न्यू। तो इसलिए लेफ्ट साइड में gp dp लिखने के बजाय हमने यहाँ पे g न्यू d न्यू लिखा और राइट साइड में हमारे पास जो है a पाई v बाई एच क्यूब और फिर हमारे पास आएगा p स्क्वायर, लेकिन p है हमारे पास एच न्यू बाई सी का होल स्क्वायर और आगे है हमारे पास dp, लेकिन dp हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है h बाई सी इंटू डी न्यू। तो इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये h से यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे एच न्यू स्क्वायर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जी न्यू डी न्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो जी न्यू डी न्यू विल बी इक्वल टू 8 पाई वी डिवाइडेड बाय सी क्यूब इंटू न्यू स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एच स्क्वायर है और एक एच हमारे पास यहाँ पे है, तो एच स्क्वायर और ऊपर भी एच क्यूब हो गया, एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब और नीचे भी हमारे पास जो एच क्यूब हो गया और यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे बटे में एक सी है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 8 पाई वी डिवाइडेड बाय सी क्यूब आ गया और ऊपर हमारे पास जो है न्यू स्क्वायर सिंगल यहाँ पे बचा। तो ये हमारे पास न्यू स्क्वायर है। तो ये हमारे पास जो है जी न्यू की वैल्यू आ गई, जिसको हम पुट करेंगे जो एक्सप्रेशन हमने आपका शुरू में लिखा था एन न्यू डी न्यू। तो जैसे कि हमें पता था कि एन न्यू डी न्यू हमारे पास था जी यू फिर जी न्यू डिवाइडेड बाय ई डी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 इंटू डी न्यू। तो यहाँ पे ये जो जी न्यू डी न्यू है इस जगह पे हम इसकी वैल्यू
यहाँ पे पुट करेंगे, तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है एन न्यू डी न्यू वो हमारे पास बनेगा। पहले तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 8/v डिवाइडेड बाय सी क्यू इंटू न्यू स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाई ये साथ वाला है 1/e पर एक्स न्यू बाई ए टी माइनस 1 और लास्ट में है हमारे पास डी न्यू। तो जी न्यू डी न्यू की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे आ गई, लेकिन बटे में हमारे पास जो सी क्यूब है वो भी हमने यहाँ पे लिखा, और बटे में जो 1/e पर एच न्यू बाई जे टी है -1 उसको भी हमने यहाँ पे लिखा और लास्ट में डी न्यू लिखा। तो इस तरह से ये वैल्यू पुट करने पे हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारे पास बन गया, और ये तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ द पार्टिकल इन दी फ्रीक्वेंसी इंटरवल डी न्यू। लेकिन हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो एन एच न्यू के बराबर हमारे पास होती है। तो इसलिए अगर हम इस u को u न्यू भी लिख सकते हैं, मतलब कि u न्यू इक्वल टू एन एच न्यू। न्यू यहाँ पे एक नोटेशन है जो कि हम एनर्जी को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में सिंपली लिख रहे हैं। देखिए n यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और ये भी यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो इसलिए n की जगह हम इस लॉ में u न्यू इक्वल टू n की जगह n न्यू डी न्यू यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, और आगे हमारे पास यहाँ पे एच न्यू हमारा रहेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो u न्यू डी न्यू है, तो इधर भी हमने डी न्यू मल्टीप्लाई किया, तो u न्यू डी न्यू के साथ ही हमें यहाँ पे डी न्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो u न्यू डी न्यू हमारे पास बनेगा, एन न्यू डी न्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास 8/v डिवाइडेड बाय सी क्यू न्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/e पर एच न्यू बाई के टी -1 इंटू डी न्यू, ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे एच न्यू भी लेना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि ई न्यू एन एच न्यू है, तो यू न्यू और डी न्यू वो हमारे पास एन न्यू और डी न्यू और एच न्यू हमारे पास बनेगा। तो एच न्यू यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये हमने बाहर एच न्यू को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई यहाँ पे किया। तो ये हमारे पास जो एनर्जी आ गई इन दी इंटरवल डी न्यू। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो u न्यू डी न्यू को अगर हम v से डिवाइड कर देते हैं तो u न्यू डी न्यू डिवाइडेड बाय v, तो इसको हम जो है एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, इसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी हमने फाइंड आउट की हुई है यू न्यू डी न्यू, अगर हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये एनर्जी डेंसिटी हमारे पास बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास यू न्यू डिवाइडेड बाय वी है वो एनर्जी डेंसिटी है। तो यहाँ पे इसको हम ई इंटू डी न्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। तो यू न्यू डिवाइडेड बाय वी, इसको अगर हमने वी से डिवाइड करें तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ई हमारे पास बन जाएगी। तो इस तरह से करें, हम इसको यहाँ पे वी से डिवाइड कर दें तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बना ये बना ई इंटू डी न्यू।
तो यू न्यू डिवाइडेड बाय वी, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होगी, इंटू डी न्यू साथ में है। तो यहाँ भी राइट साइड में भी हमें वी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको वी से डिवाइड करेंगे, ऊपर हमारे पास वी है तो वी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8 पाई सी और सॉरी 8 पाई एच, ये जो हमारे पास एच है, और डिवाइडेड बाय सी क्यूब इंटू न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय ई रेज़ पावर एच न्यू डिवाइडेड बाय के टी माइनस 1। तो यहाँ पे एक न्यू हमारे पास यहाँ पे है और न्यू स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये हमारे पास न्यू क्यूब बन गया। और बटे में हमारे पास ई रेज़ पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 है, और साथ में यहाँ पे हमारे पास जो डी न्यू भी यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो है एनर्जी डेंसिटी के लिए है। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम प्लैंक्स लॉ फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है प्लैंक्स लॉ हमारे पास है, प्लैंक्स लॉ फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए ये जो लॉ है ये हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है।